Okay. Answer the question number first. While length is being nautical mile. Measured in nautical mile. सर ये एक्यूरेट बताता है सर। ठीक है, एक्यूरेट तो किलोमीटर भी बताएगा। 1 नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर होता है? 1.7। 1.8 किलोमीटर। ठीक है, डन। यस सर। हाँ, एग्जैक्ट होता है 1.852। सो रफली यू कैन कैलकुलेट 2 किलोमीटर्स पर नॉटिकल माइल। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल। अब यस सर। and the question that I had asked, why the length is being measured in nautical mile, I have told Sabde that in 1 degree there are 60 minutes, right? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। So on Earth latitude, Earth का latitude क्या हुआ? ये वाला, right? यस सर। ये वाला Earth का latitude है और longitude होता है ये वाला लाइन। तो Earth के latitude में जब आप 1 मिनट ट्रेवल करते हो, ठीक है, 1 मिनट ट्रेवल करते हो, दैट इक्वल्स 1 नॉटिकल माइल। सो व्हेन वी आर मेजरिंग अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, वहां पे अपना 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ अर्थ लैटिट्यूड। सो इट इज गिविंग अस एन एक्यूरेट रेफरेंस। ठीक है, चलो यस सर। नेक्स्ट। 4-5 इका डॉक्यूमेंट के नाम बताओ, कल मैंने स्क्रीन पे शेयर किए थे कुछ। एक इका डॉक्यूमेंट 9859 किस चीज का है, या ह्यूमन फैक्टर का कौन सा एक और डॉक्यूमेंट है? बताओ, व्हाट इज इका डॉक्यूमेंट? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। सर ये इकाओ तो होता है इंटरनेशनल सिविल सिविल ऑर्गेनाइजेशन है ना सर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। रीडिंग यू टू से अगेन। सर इंटरनेशनल सिविल एक इकाओ इंटरनेशनल सिविल ए से एरोनॉटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ। नहीं, एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप रफ में, हाँ ये सब थोड़ा सा आपको एक रफ फिगर में ये सब आना चाहिए, नहीं तो पार्ट 2 में लटका देगा डेफिनेटली। ठीक है, ये सब एक रफ चीज आप प्रैक्टिस करके जाओ। कल मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपको आज ये एटलीस्ट ये सब छोटा छोटा फुल फॉर्म तो आपको आना ही चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। एक और डॉक्यूमेंट 9859 किस चीज का है, कोई बोल सकता है? मेक अ ट्राई। आप लोग सब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग करते हो ना? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक और डॉक्यूमेंट 9859। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट अपना रहेगा आपका ह्यूमन फैक्टर वाला। ह्यूमन फैक्टर वाला कोई बताएगा कौन सा एक और डॉक्यूमेंट? आप सबने मॉड्यूल 9 का एग्जाम पास किया है, राइट? यस। कौन सा है का डॉक्यूमेंट? 9683। ठीक है, एसएमएस का 9859, ह्यूमन फैक्टर का 9683। तो ये दोनों तो आपको याद रहने चाहिए। एकदम आपके जवान पे रहने चाहिए। व्हाई? बिकॉज बीइंग एन एएमई ऑल्सो आप इस चीज की ट्रेनिंग करते हो, राइट? तो ये तो हो गए दो। इसके बाद आप 2-3 रट लो। आपने नोट पार्ट 2 वाले नोट्स में आपने देखा होगा, वहां पे हमने लिखा हुआ है, तो वहां पे जाके आप इसको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ोगे आपका लॉस है, मेरा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, क्रेडिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब, राइट?
5 तो यहीं पे कंटिन्यूस 4 लिख दिए मैंने, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लो 9859 सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, और दूसरा ह्यूमन फैक्टर का क्या बताया अभी, 9683, ये हो गया ह्यूमन फैक्टर का, ठीक है। Yes. Now moving to the next question. Okay, let me know about how many AME categories, AME में कितने कैटेगरीज होते हैं, उनका क्या क्या यूज है, लाइसेंस के क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या यूज है, कौन क्या काम करते हैं। So B1, B1.1, B1 में तो फिर सारे आ गए। so हाँ B1, B2, कैटेगरी C, तो B1 में अपना मैकेनिकल से रिलेटेड है। इतने होते हैं कैटेगरी, कैटे, आप कैटे कैटे B2C, से हाँ B1, B2, कैटेगरी C, B3 का भी आता है सर। हाँ B3 भी आता है, यस। तो ये सब बताएगा कौन, बताओ आराम से, क्या दिक्कत है। जस्ट थिंक यू आर गिविंग आंसर फॉर पार्ट 2 इंटरव्यू। अगर आप ऐसे बाद में बताओगे कि B3 का भी आता है तो वो नाराज ही होगा कि आता है तो बताए क्यों नहीं। ऐसा सजेशन थोड़ी दे रहे हो कि अच्छा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, समझ रहा हूँ। आपने इसके आंसर का प्रैक्टिस किया कल, या इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी इन सारे क्वेश्चंस की, यस नो, क्लियरली। नो। हाँ कोई बात नहीं, फिर कल पढ़ के आइए आप लोग, ठीक है। तब हम लोग इसके Yes. क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कल। खुद से इसका आंसर फाइंड आउट करिए, देन ओनली वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट बता के, हाँ क्लास जैसा पढ़ा के इसमें कोई फायदा नहीं है, नथिंग। आपको मैं बता दूंगा 10 मिनट में भूल जाओगे, ट्रस्ट में। अगर आपने खुद से इसका आंसर नहीं पता किया है तो मेरे बताने के बाद भी आप 10 मिनट के अंदर भूल जाओगे, ठीक। ये सारे टॉपिक्स बहुत प्रैक्टिकल इन नेचर्स हैं। जब तक आपको अपने से नहीं आइडिया लगेगा, दूसरे के बताने पर भी इमीडिएट भूल जाओगे, ठीक है। फिर पार्ट 2 का अगला सेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन का हमने देख लिया। नाउ वी विल मूव अहेड फॉर द एविएशन जनरल, ठीक है। अलोंग विद द रेगुलेशन क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विच बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब बोलोगे जनरल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। दिस विल बी टोटली योर एयरक्राफ्ट सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एयरक्राफ्ट सिस्टम बेस्ड, वर्क प्रोफाइल बेस्ड। जैसे आप बोलोगे कि यू आर अ टेक्नीशियन इन सम ऑर्गेनाइजेशन, you are a senior technician in some organization, or you are performing in base, you are working on helicopters, you are working in quality planning, whatever the department you are working there, ठीक है। तो आप अपना प्रोफाइल उसको बताओगे अपने इंट्रोडक्शन में। so these questions will be asked similar to your work profile, plus these questions are the topics which student covers during AMA training। जो आपने 3 साल का कोर्स किया होगा या 2 साल का कोर्स किया होगा, तो उसके टाइम में जो आपने पढ़ाई करी होगी, ये सारे टॉपिक्स उन सारे से बिलोंग करते हैं। एक कॉलेज पास्ड आउट स्टूडेंट इन सारे टॉपिक्स के आंसर करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरक्राफ्ट में फिट नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, तो आपको 2 चीज ध्यान में रखना है। सबसे मेन फंक्शन क्या है उसका, प्लस उस सिस्टम के कितने सारे कंपोनेंट आपके एयरक्राफ्ट में फिटेड है, या फिर आप उसके कितने सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं।
ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जांपल उसने पूछा कि एयर डाटा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके एयरक्राफ्ट में एयर डाटा इंस्ट्रूमेंट में ASI, VSI, अल्टीमीटर, ठीक है, ये तीनों मेन कंपोनेंट है जहां पे एयर डाटा का यूज आता है। तो सबसे पहले आपको इसका फंक्शन बताना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट में सम ऑफ द पैरामीटर is being indicated with the source of air data। तो एयर डेटा का हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू प्रोसेस सम ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे कि ASI। हाँ हाँ, रेडियो अल्टीमीटर रेडियो वेव्स पे वर्क करता है ना? यस यस। उसका एयर डाटा से कोई कनेक्शन नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, सेपरेट। तो जैसे ये जनरल कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछेगा, देन यू नीड टू से इट, पहले फंक्शन और उसके कंपोनेंट्स, मेनली इतना है। हाँ, अगर कई बार, ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर आपके पार्ट जैसे आपने आपसे वो पूछा वेदर रडार के बारे में, तो अगर आपने उसको वेदर रडार का डेफिनेशन अच्छे से बताया, उसके कंपोनेंट्स मींस एंटीना होता है, प्रोसेसर होता है, डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन होता है, और उसमें अगर वेव गाइड यूज किया गया है या फिर एरिंक यूज किया गया है, तो ये सब जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना, तो कई बार वो आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाता है कि कुछ कुछ टेस्ट मेथड भी आप उसको बताओ, ठीक है, बट ये हमेशा ऑप्शनल होता है। अगर आप उसको टेस्ट मेथड भी बताओगे तो कुछ नहीं, जहां पे वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाला था 5 ही क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको यहीं पे चेक कर लिया कि आप एक एक्सपर्ट हो। तो अगर आप जनरल जनरल आंसर करते जाओगे, कुछ एक 10 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा। ओके, सो अगर आप उसको जनरल डेफिनेशंस और एग्जांपल्स बताते जाओगे, 10 के आसपास वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड देन वो क्लोज कर देगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जनरली WPC वाले आपसे पूछेंगे, ठीक है। सो आपके जनरल एविएशन के जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्वेश्चन है, उसमें आपका डेफिनेटली वेरी पॉपुलर पूछेगा ही पूछेगा कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे नेविगेशन इक्विपमेंट हैं और कितने सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं। एरोमॉइल लाइसेंस क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल है आपके एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए, बेसिक 6 और बेसिक T आप सबने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम में, उसको आपको फिर से रिवाइज करना है। एयर डाटा कंप्यूटर एंड एयर डाटा इंस्ट्रूमेंट, ASI, VSI, अल्टीमीटर, स्पीटोट्रेटिक सिस्टम को अच्छे से रिवाइज करना है। डिस्प्ले मेथड्स, डिस्प्ले मेथड में इफिस, इकास, इकाम, PFD और MFD, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, ठीक है। जायरो में AHRS, जायरो इंस्ट्रूमेंट्स, IRS, INS, FDS, फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम, ये सारे टॉपिक। फिर नेविगेशन में VOR, DME, ADF, एरिया नेविगेशन एज वेल। डेटा लिंक में अकारस या CPDLC। नेविगेशन में अलग से GNSS ऑप्शन, जैसा हमने सर्च एंड रेस्क्यू के टाइम पे बताया था, UK का गैलीलियो, ठीक है, USA का GPS, रशिया का है ग्लोनस, इंडिया का है गगन, नाविक। तो GNSS में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, GPWS या रेडियो अल्टीमीटर क्या होता है, वेदर रडार, प्राइमरी सर्वेलांस रडार एंड सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, डेफिनेशन और एग्जांपल, आकाश, टिकैश, FMS that is your flight management system and autopilots how they works। नेक्स्ट में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, QFE, QNE, QNH, ठीक है,
ये अगेन अल्टीमीटर का सिस्टम का क्वेश्चन है, बट आपसे सेपरेटली भी पूछेगा। देन एटीस या डेटिस इन्फो में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है हमने पढ़ाया है। एक जगह 5-6 पैरामीटर लिखा हुआ है, एक बार उसको आप ढूंढिए, नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। कोस पास सारसेट सिस्टम टीएलटी कैसे रेस्क्यू करता है, ये हमने आई थिंक 4-5 दिन पहले एक्सप्लेन किया ये टॉपिक। सीवीआर एफडीआर या ब्लैक बॉक्स इसी को बोलते हैं, हाउ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एयरक्राफ्ट। देन ILS and its component means glide slope, marker beacon, localizer, ठीक है। देन ट्रांसपोंडर, ADSB out, स्क्वाक कोड क्या क्या होते हैं। देन इट कम्स टू स्पेशल ऑपरेशंस, RNP, PVN, RVSM, EDTO, ETOPS, इन सब की ट्रेनिंग आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिलती होगी, नहीं भी मिलती है तो मैं इस टॉपिक को कवर करा दूंगा, स्पेशल ऑप्स, ठीक है। देन आपका बेसिक रेडियो थ्योरी, effect of ionosphere on radio wave during day or night. आयोनोस्फीयर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ हीट। तो दिन में हीट ज्यादा होता है, रात में हीट कम होता है, तो लेयर अप जाता है, डाउन जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके जनरल टॉपिक्स हैं जो कि एक कॉलेज पास स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो मोर और लेस आपको यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इसको भी फटाफट देख ही लेते हैं क्योंकि जब आपको बाद में ही आंसर रेडी करना है तो कम से कम क्वेश्चन के टाइप पे नजर मार लेते हैं। अब द मोमेंट यू हैव टोल्ड कि यू आर एन एमी कैंडिडेट, वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे, जरूर से जरूर पूछेंगे। अगर आप फ्लाइंग बोलते तब वो आपसे जनरल के क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस रेगुलेशंस के क्वेश्चंस पूछ के कुछ ऑपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बट यू हैव टोल्ड दैट यू आर एन इंजीनियरिंग कैंडिडेट, वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेंगे जिसमें आपका एसी पावर, डीसी पावर, ठीक है, जनरेटर, बैटरी, रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर, टैको जनरेटर्स, टैकोमीटर्स, ठीक है, बैटरी में पूरा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, बेसिक एरोडायनेमिक्स एंड लिफ्ट फॉर्मूला, फ्लैप्स, स्लैट, स्लॉट, ठीक है, ये सब भी पूछते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जनरल का हो जाता है बट ये पूछते हैं। डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर्स, मोटर एंड जनरेटर स्पेशली, प्लस रेडियो वेव प्रोपगेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपगेट करता है, एटीन्यूएशन या फेडिंग, ठीक है, क्या होता है, किस किस रीजन से एटीन्यूएशन या फेडिंग होता है, नॉइज कितने टाइप के होते हैं, एंटीना कितने टाइप के होते हैं, लेंथ ऑफ एंटीना कैसे डिसाइड करते हो, मॉड्यूलेशन क्या है और कितने टाइप के हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, व्हाट इज कैरियर वेव, RLC सर्किट, इम्पीडेंस, रेडियो वेव फिल्टर्स, स्विच CB लिमिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर के लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये सब होता है ना। देन आपके एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स और HIRF रिक्वायरमेंट कि केबल लूमिंग कैसे करोगे, या केबल लूमिंग एंड इट्स प्रोटेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, शील्डिंग। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक हैं, ये आपसे पूछेंगे क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हर एक टॉपिक का आप आंसर ढूंढने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। जब भी आप रेडी रहो इन सब का आंसर प्रिपेयर करके लेट मी नो, ठीक है, मैं इस पे आपका मॉक कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है, बट इसका आंसर आपको खुद से ढूंढना है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट इतने सारे ही टॉपिक हैं जिनसे पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट
अगर आपको कभी भी लगे कि सर ये सारे टॉपिक्स तो कम पड़ जाएंगे, या फिर मुश्किल से आपने 20-30 टॉपिक ही लिखे हुए हैं, इतने में तो काम नहीं चल पाएगा अपना, कोई बात नहीं, बहुत व्यवस्था है। आप नोट खोलो, ठीक है, और ये वाला जस्ट सेकेंड का, होल्ड ऑन, लेट मी ओपन द ड्राइव। आप ड्राइव लिंक ओपन करना, उसके बाद जाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पार्ट 2 एमसीक्यू। ये 30 पेजेस के नोट्स हैं, एक एक क्वेश्चन रटो। आप देखो घूम फिर के जितने टॉपिक मैंने उधर एक्सप्लेन किए, उन्हीं सारे टॉपिक्स को इसमें राउंड ऑफ फिगर में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है सब कुछ। तो आप इस वाले नोट्स का यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर फॉर द पार्ट 2, ठीक है, आपको सब मिलेगा इसमें। मोर और लेस पार्ट 2 में आपको हमेशा यही मन में रख के जाना है कि वो आपका वहां पे इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज नहीं। नॉलेज और इंटेलिजेंस में इतना ही डिफरेंस है कि हो सकता है कुछ एक डेटा आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे याद नहीं रह गया है, ठीक है, होता है कई बार आप किसी से सडनली कुछ क्वेश्चन पूछ दो, नहीं याद रहता है, फिर भी आप एक सम ऑफ करके किसी भी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करते हो, जरूरी नहीं है कि फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आप शेयर करो, बट एक समराइज वे में, एक समरी, आप एक लेमैन लैंग्वेज, मतलब कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति हो, लेमैन लैंग्वेज में कैसे आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज दोज पर्सन्स आर नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन, दे आर रेगुलेटरी बॉडी पीपल। तो आप उनको कैसे समझाओगे कोई भी चीज, दैट ओरिजिनली मैटर्स, ठीक है। सो दिस वाज द सम ऑफ पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 के क्वेश्चंस जब तक आप खुद से आंसर नहीं ढूंढोगे, हेल्पफुल नहीं होगा, मैं बता दूंगा, आप भूल जाओगे। तो थोड़ा सा टाइम दो अब पार्ट 2 के क्वेश्चंस पे भी। अगर इसको आप लास्ट के लिए बचा के रखोगे कि लास्ट के 2-4 दिन में पढ़ लेंगे, तो भी ये आपका हेल्प नहीं आएगा। आप इसको 1 या 2 फरवरी तक में फिनिश कर लो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको कुछ एक टॉपिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और कुछ एक टॉपिक्स रिवीजन के लिए बाकी रह जाएंगे। फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो 5-7 दिन में वो टॉपिक मैच्योर हो जाएगा आपके लिए, तब आप एग्जाम में उसको परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो लास्ट के 1-2 दिन में रटना शुरू किए, 2-3 टॉपिक भी टफ रह गए, बस एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, पार्ट 2 को भी 2nd-3rd फेब से पहले ही रेडी कर लेना है। डन। Okay, Victor Tango Sierra Charlie Mike, is that good? यस सर। तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही मेहनत करना पड़ेगा। ओके, नेवरदलेस आज वैसे भी हम लोग पार्ट 1 के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, एंड पार्ट 2 का मैं एक्सप्लेन करता अगर आप रेडी रहते फॉर द आंसर्स, ठीक है। सो आज का क्लास पोस्टपोन कर देते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो पार्ट 2 के क्वेश्चन। आपको भी खाली टाइम नहीं मिलता हो पाएगा, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपको अपने बिजी शेड्यूल में से प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिलता होगा। कोई बात नहीं, आप आज के लिए वैसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं पढ़ाने को, एक्सप्लेन करने को, सिलेबस फिनिश ही है। आप पार्ट 2 के क्वेश्चंस के आंसर्स रेडी करना शुरू करो, ठीक है, और प्रिपेयर करके रहो। कल हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर पार्ट 1 के 1-2 मॉक देख लेंगे, देन अगर उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी कुछ टॉपिक को, तो कल मैं उसको बैठा के थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा। डन। डन सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो पार्ट 2 के टॉपिक्स फ्रॉम द नोट नंबर 3। चलो, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज कुछ पढ़ाई नहीं करते क्योंकि पढ़ने का कुछ बाकी भी नहीं रह गया है, विल डू मॉक्स ओनली, बट दैट वी विल डू टुमारो, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर।
You can leave the Sir? meeting. Go ahead. पिछला कोई वीडियो मिल सकता है क्या, जैसा पार्ट 2 का आप लिए हो? हाँ, 2 का वीडियो मैंने कभी बना के डाला नहीं, क्योंकि वो टॉपिक कभी भी लिमिटेड नहीं रहता। एंड पार्ट 2 का आंसर मैं यू कैन से कि फ्रॉम द बिगिनिंग कभी भी क्लास में एक्सप्लेन किया नहीं है, ठीक है? और ना ही मैं कभी करूँगा, क्योंकि अगर मैं पार्ट 2 पढ़ाने लग गया तो ऑलमोस्ट मैं कॉलेज का जो मॉड्यूल्स है उतना पढ़ाने लग जाऊँगा, ठीक है? वो पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा और स्टूडेंट को तो कामचोरी का बस एक तरीका चाहिए। अगर मैं पार्ट 2 पढ़ाने लग गया, आप सारे लोग अनप्रिपेयर्ड आओगे, खुद से कुछ पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है? और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है पार्ट 2 में। जब तक आप खुद से कुछ आंसर लेके ऊपर नहीं आओगे, तब तक मेरा हेल्प काम नहीं आएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा ना एक-एक टॉपिक, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्योंकि आप सब लोग एक टाइम पे इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, प्लस फील्ड में सर्व कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ पता ज़रूर है। बस रिवाइज़ करो और अपने से किसी टॉपिक को प्रिपेयर करो, ठीक है? उसके बाद जब हम लोग मॉक करेंगे, तो मैं उसमें इतना पता चल जाएगा मुझे कि आपको कितने परसेंट तक, समझ लो कि आप 80%, 90% आंसर आपको आते हैं। बाकी के 10% मैं और ऐड कर दूँगा, तो आप फुल रेट जाओगे, ठीक है? सो पार्ट सेकंड का एक्सप्लेन किया हुआ कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैंने कभी डाला ही नहीं, ठीक है? मैं इस बार सोच रहा था, बट मुझे फिर वही लग रहा है कि रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? आप ढूँढो, पढ़ो, हेल्प चाहिए उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तो एक-एक टॉपिक, जितना सारे टॉपिक लिखे हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन किया है मैंने। बट आपके प्रिपरेशन के बाद, शुरू से लास्ट तक पढ़ाना नामुमकिन है, वो नहीं कोई पढ़ाएगा, ठीक है? बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप चिंता ही मत करो, ठीक है? आप खुद से जो पढ़े हो, बुक से कुछ 2-4 पॉपुलर बुक है ना अपने माइक टूली वाले, सारा सिस्टम उसमें मिल जाते हैं। तो आप टॉपिक का नाम देखोगे, आपको आधे से ज़्यादा आंसर याद रहेगा, ट्रस्ट मी। तो आप खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करो, आई विल डेफिनिटली पुश फॉरवर्ड, ठीक है? सर हाँ, सर हाँ। जो पार्ट 2 से पूछते हैं कोई भी टॉपिक, तो ज़्यादा वो डीप में तो नहीं जाते, सिर्फ नहीं, नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, या वही थोड़ा मैंने बहुत? एक्सप्लेन, बिल्कुल नहीं, वही मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो आपसे लेमैन लैंग्वेज, मतलब आम बोलचाल की भाषा में एक डेफिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें आप बताओ कि वो सिस्टम फंक्शन क्या करता है, ठीक है? कि उसका यूज़ क्या है? दूसरा, आप जिस भी एयरक्राफ्ट में काम कर रहे होगे, तो उस एयरक्राफ्ट में उस सिस्टम के रिलेटेड कितने सारे आइटम लगे हुए हैं? जैसे जीपीएस पूछ लिया, तो जीपीएस में 2 एलआरयू बस, एंटीना, एलआरयू, डिस्प्ले, इससे ज़्यादा जीपीएस में और क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतना चीज़ आपको बस बताना है कि वो सिस्टम का डेफिनिशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, प्लस उस सिस्टम के रिलेटेड कितने सारे आइटम आपके जहाज में लगे हुए हैं, बस। कभी-कभी जब आप बहुत अच्छा आंसर करते हो, डेफिनेशन और कंपोनेंट्स, तब वो आपसे टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं, कभी-कभी। बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है? यस सर, जो पार्ट 2 तो है वो बेसिक कितने? हाँ, बोलो। सर जो पार्ट 1 है 25 मिनट्स होता है, पार्ट 2 कितने टाइम का होता है ड्यूरेशन? दैट आल्सो रफली हाफ एन आवर। 15 मिनट का ओरल होगा आपका डीजीसी के सामने, 15 मिनट का ओरल होगा डब्ल्यूपीसी के सामने, जिसमें वो रफली 10 से 12 क्वेश्चन पूछेंगे मैक्स। अब डिपेंड करता है, क्या होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछना उनका टारगेट है। अगर उन्होंने आपसे शुरू में 4-5 क्वेश्चन पूछे और आपने हर एक क्वेश्चन का परफेक्टली टू द पॉइंट आंसर कर दिया, तो वो आपसे 5 क्वेश्चन में ही सैटिस्फाई हो जाएँगे। वो फिर आगे नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? क्योंकि उनको बेसिकली ये चेक करना होता है कि यू केम फॉर ओरल इंटरव्यू, हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, याद है नहीं है सेकेंडरी चीज़। यस सर। डन? सो 10 से यस 12 क्वेश्चन रहेगा। अगर डिले भी करेंगे तो 12-13 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है? यस सर। और हो सकता है कुछ लोग आपको बोलें कि पार्ट 1 में अच्छा स्कोर करोगे तो पार्ट 2 में उसका वेटेज मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है? नहीं मिलता है।
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पार्ट 1 में आपको 90 मिला तो पार्ट 2 में उसका वेटेज मिलेगा, आपसे हल्के हल्के क्वेश्चन पूछेंगे, या आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगे तो थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, नथिंग। ठीक है, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 दीज टू आर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टाइप। हाँ, पार्ट 1 का जो आपका आंसर शीट रहता है वो पार्ट 2 के एग्जामिनर को पास किया जाता है कि इस लड़के ने पार्ट 1 में इतना स्कोर किया। उससे क्या होता है कि अगर जैसा कल मैंने बताया था कि वो चाहे तो आपसे एक दो कॉल पूछेंगे वर्बली कि ग्राउंड रन का कॉल देके बताओ, ठीक है, ईएलटी चेक करके बताओ, ऐसा एक दो कॉल पूछेंगे बस। ठीक है, यस सर। हाँ, सो कम प्रिपेयर्ड, नथिंग टू वरी। ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग लॉस। टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप खुद से आंसर ढूंढो, मिल जाए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ट्रस्ट मी, आपको आधे से ज्यादा चीज पता होंगी। नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके प्रिपरेशन के बाद। शुरू से तो नहीं पढ़ रहा सारा टॉपिक, ठीक है। चलो आप लोग प्रिपेयर करके आओ, उसके बाद आई विल डेफिनेटली पुश ओवर, डोंट वरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग प्रिपेयर करिए थोड़ा। हाँ, ओके सर। चलो, गुड नाइट फॉर टुडे। राइट सर। Okay, sir. Thank you. Good night, sir. गुड नाइट।